हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है 20 अगस्त 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करेंगे इसका डिस्कशन। तो आर्टिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक दो एडिटोरियल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई फर्स्ट आर्टिकल जो आपके काम का है वो ये है कि गवर्नमेंट ने सेट कर दी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। क्या है, क्यों है, कैसे है, इस सब का डिस्कशन कल रात ही हो चुका है। वीडियो आ चुकी है। क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, आपको हिंदी में बताया जाएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों के अलावा इसमें जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो है ट्रांसपेरेंसी, जो कि आपकी यूपीएससी जो मेंस है उसके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में आती है। तो किस तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएगा एग्ज़ाम में, और उस चीज़ के बारे में भी इसमें जो है डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब सेपरेट वीडियो है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स लीजिंग ऑफ 3 एयरपोर्ट। तो ये कल ही कैबिनेट का डिसीजन आया, एक निगाह मार लेते हैं। इंपॉर्टेंट वैसे खास है नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं। जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, तीनों के तीनों जो एयरपोर्ट हैं उनको पीपीपी मॉडल पर अब जो है 50 साल के लिए लीजिंग पर दे दिया गया है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर रनिंग दैम फॉर 50 ईयर्स प्राइवेट ऑपरेटर जो है वुड हैव बी हैंडेड ओवर द एयरपोर्ट बैक टू द एएआई। तो 50 ईयर्स तक आप उसको रनिंग कीजिए, उससे जो प्रॉफिट होता है वो लीजिए। जो आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारिए, उसके बाद 50 साल के बाद ये एयरपोर्ट आपको एएआई को वापस करना होगा। बस आपका इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आप इस पर टाइम वेस्ट ना करें। आगे देखिए, प्रशांत भूषण जी का केस चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस इन पर लगे हैं। अर्जित सुप्रीम कोर्ट टू डिफर सेंटेंस हियरिंग। ठीक है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जो है, और उच्च न्यायालय, उससे ज़्यादा बड़ा न्यायालय इंडिया में नहीं है। अगर ये कोर्ट हाई कोर्ट होता तो प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल कर देते, लेकिन अब जो ऊपर अपील फाइल नहीं हो सकती और ऊपर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, तो उसमें जो फर्दर अपील हो ही नहीं सकती। तो इसमें क्या सजेशंस दिए हैं वो देखिए, क्या कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली है। ठीक है, आपको पता है कि एक रिव्यू पिटीशन होती है, तो इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली है। तो हमारे जो यूपीएससी के काम की चीज़ है वो क्या है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो किस रूल्स या एक्ट्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये आती हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 2013। ठीक है, तो ये एक जो प्री का एक अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर के चलना होता है। आगे देखिए, लिखा हुआ है, इन क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस लाइक ए ट्रायल कोर्ट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द लास्ट कोर्ट। ठीक है, इससे आगे आप कुछ जो है नहीं कर सकते, प्रोसीडिंग्स को इससे आगे नहीं बढ़ा सकते, और इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं। सेक्शन 19 सब क्लोज 1 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो 1971 में आया था, इन्होंने करा है गिव्स ए स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अपील। तो वो प्रोवाइड करता है एक राइट टू अपील। अब आप अपील तो वैसे कर नहीं सकते, पर वो जो एक्ट है आपका, वो एक राइट टू अपील आपको सैंक्शन करता है टू द पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट बाय द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के खिलाफ तो आप कर ही सकते हैं अपील। ठीक है, तो एक्ट भी प्रोवाइड करता है द फैक्ट डेट देयर इज़ नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बताया है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील है ही नहीं, कहाँ जाएंगे आप, उससे ज़्यादा बड़ा कोर्ट है ही नहीं, उच्चतम न्यायालय है ना। मेक्स इट डूली नेसेसरी डेट इट टेक्स द अटमोस्ट प्रिकॉशंस टू एंश्योर डेट जस्टिस इज़ नॉट ओनली डन बट सीन एज द डन। तो अब ये बस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है कि वो इस तरीके से डिसीजंस दे कि डिसीजन जो है सिर्फ ऐसा ना लगे कि डिसीजन पूरा हो गया, डिसीजन लगे कि डिसीजन वाकई में ही हुआ है। मतलब लोगों का जो उनका जो माइंड है वो संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ, डिसीज़न हुआ है और सही फैसला जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि जस्टिस इज़ नॉट ओनली डन बट सीन इज़ नॉट ओनली डन बट सीन टू बी डन। ठीक है, तो लोगों को संतुष्टि इससे मिलनी चाहिए। अब इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा और कुछ काम का नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी सारे आते रहते हैं, तो बोल भाई बोल कमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन है आपका
उस चीज़ को उठाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, या ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो एक ट्रिब्यूट पेज निकलवाया है, इसमें एक दो निगाह ऐसे ही मार लो जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काम में आ सकता है। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना आपके काम की है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से है। फिर ये गोधन न्याय योजना सरकार की तरफ से, इसमें काऊ डंग ये खरीदती है और उसको जो वर्मी कंपोस्ट करके 8 रुपये पर केजी के हिसाब से फार्मर्स उसको खरीद सकते हैं। तीसरी है इंसेंटिव रिम्यूनरेशन फॉर तेंदूपत्ता कलेक्टर्स, जो जो तेंदू पत्ते आते हैं ना, उसको कलेक्ट करने वाले जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये है। काम की नहीं है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में आ सकती है। अब जो पहला आर्टिकल जो एडिटोरियल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो कल का अगर आपने एनालिसिस देखा हो तो उसमें ये बातें सामने आई थी जो कोर्ट ने कहा था। कोर्ट ने कहा था दिस, टॉप कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि पीएम केयर फंड एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसमें पैसा वॉलंटरीली दिया गया है। देयर इज़ नो ओकेशन डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ द पीएम केयर्स फंड टू एनडीआरएफ। एनडीआरएफ में फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने कहा कि डोनर्स को मना नहीं किया गया था कि वो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में भी पैसा दे सकते थे अगर उन्हें लगता था कि पीएम केयर फंड में पैसा नहीं देना चाहिए। अब जो ये सब हुआ उसके बाद नो नीड फॉर कैग ऑडिट, अब इस पर कैग की जो ऑडिट है वो भी नहीं हो सकती। फर्दर इस पर आरटीआई भी लागू नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने इसको पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना है। ठीक है, और ये दो इससे अलग हैं। तो मेन जो आर्टिकल्स इसके रेस्पेक्ट में आए थे वो ये थे कि जो पीएम केयर का फ़ंड है वो एनडीआरएफ में नहीं शिफ्ट हो सकता क्योंकि एनडीआरएफ एक पब्लिक अथॉरिटी में आता है और उस पर आरटीआई लागू होगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू आया था। इसके बाद कई सारी जो क्वेरल्स हुए, कुछ ठीक है, कमेंट वगैरह में जो होते हैं ऑनलाइन वगैरह वो सब। तो देखते हैं क्या आर्टिकल कह रहा है। कह रहा है नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब पीएम केयर आरटीआई के अंदर नहीं है तो लोग कैसे जानेंगे कितना पैसा गया, कहाँ यूज़ हो रहा है, कितनी पीपीई किट वगैरह सब कहाँ यूज़ हो रहा है, वो सब पैसा यूज़ भी हुआ है या नहीं हुआ। तो उस सब की जानकारी के लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कल जो रेट जो डाली गई थी वो रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। रेट किस लिए डाली गई थी? रेट इसलिए डाली गई थी कि जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए पीएम केयर्स का। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी मना कर दिया कि कैग की कोई भी रिपोर्ट नहीं होगी, मतलब कैग इसको ऑडिट नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीज़ें मना कर दी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका पूरा पूरा साथ दिया गया है। आगे देखिए, पीएम केयर फंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ बजटरी सपोर्ट। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बजटरी सपोर्ट से अलग है पीएम केयर फंड, इसीलिए कैग की कोई भी रिपोर्ट यहाँ पर लागू नहीं होती। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आगे देखिए, द फंड वाज नॉट पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई भी लागू नहीं होती। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी है और आरटीआई भी लागू नहीं होती। अब यहाँ पर लिखा है पब्लिक अथॉरिटी तो नहीं है, तो इसका चेयरमैन, फिर जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर क्यों है? अब प्राइम मिनिस्टर तो हेड होता है गवर्नमेंट का, अगर वही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो किस तरीके से बाकी के लोग को एक एग्जाम्पल सेट होगा। ठीक है, उसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी एज ए ट्रस्टी हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की हाई जो बॉडी है एक पीएम केयर्स, अगर वही आरटीआई के अंदर नहीं होगी तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का होगा क्या? अब जैसे जैसे वो फंड बना था उसके कुछ ही दिनों बाद आई थी कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि जो एवरी कॉरपोरेट एंटिटी है उसको 2% ऑफ देयर टर्नओवर, जो पिछले 3 साल का टर्नओवर है उसका 2% आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करना होगा, मतलब सोशल वर्क्स में आपको खर्च करना होगा। ये कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो रूल ये काफ़ी सालों से चल रहा था। इसके लिए कह दिया कि अगर आप पैसा जो है पीएम केयर्स फंड में देते हैं तो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी काउंट होगी, वो आपका 2% में काउंट होगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा गया पीएम केयर्स में वो सीएसआर का भी पैसा था। तभी जाकर के इतना बड़ा अमाउंट जो 3,000 करोड़ रुपए का अभी तक का बताया जा रहा है, शुरू के 5 दिन में ही इतना अमाउंट जो है इसमें आ गया था। कि आगे देखते हैं, बस इसमें इतना ही आपके काम का जो जानने का था वो चीज़ें ये थी। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे चली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या रोज डिसीजंस आते हैं, और पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर जो आर्टिकल था वो था चाइना रसिया टाइज एज ए मेजर डिटरीमेंट। तो ये आर्टिकल थोड़ा हाईली पॉलिटिकल था और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पोर्टेंट था, सो इसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, अब ये वही कि जो पॉलिटिकल पावर्स, अभी फेसबुक पर एलिगेशंस लगे थे कि वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो फिर वही आर्टिकल और इन चीज़ों को लेकर के इसमें डिस्कशन हुआ है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है ये फिर कंटेम्प्ट पावर्स पर है। अब इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, कंटेम्प्ट पावर्स इन द नेम ऑफ पीपल, तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो जीएस पेपर 2 के हिसाब से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो भी हाईलाइट हुआ है, वन बाई वन पूरा पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। आप शुरू में क्वेश्चन उठाए गए हैं, क्या ये सही है अगर जुडिशरी को कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो आप उसको पब्लिक के नाम पर पनिश कर दें? जैसे कि प्रशांत भूषण जी इतने सालों से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्टिविस्ट के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो अभी तक इस तरह की जो सिचुएशंस उनके सामने डाली गई हैं, क्या ये सब सही है कि जो जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना कि कंटेम्प्ट, आप उसको सज़ा दे दें? आगे कहा गया है, शुड सिविल कंटेम्प्ट बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। आपको पता है 2 तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो सिविल कंटेम्प्ट की जो कंडीशंस होती हैं वो हल्की होती हैं, मतलब आपने सिर्फ कोर्ट ने बुलाया और आप नहीं आए तो आप पर सिविल कंटेम्प्ट का चार्जेस जो है वो लग जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी फ़ाइन और सज़ा नहीं होती जितनी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में होगी। तो क्या इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? एंड वॉट रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को किस तरीके से सुधारा जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए उसमें। आगे देखते हैं क्या दिया गया। देखिए, द जजमेंट टेल्स अस रिपीटेडली दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इज़ नॉट अफोर्ड प्रोटेक्शन ऑफ जजेस पर्सनली फ्रॉम द इम्प्यूटेशन। ठीक है, तो जो प्रीवियसली जजमेंट्स और जो एक्ट है क्रिमिनल ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट का, उन जो प्रीवियस की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की नहीं, जो अब आया, प्रीवियस जो जजमेंट थे उनमें ये बात साफ साफ दिख रही थी कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उसका ऑब्जेक्टिव किसी भी जज को प्रोटेक्ट करना नहीं है फ्रॉम द इम्प्यूटेशन। ठीक है, इज़ नॉट टू अफोर्ड प्रोटेक्शन टू जज पर्सनली फ्रॉम द इम्प्यूटेशंस। ठीक है, तो किसी भी जज को पर्सनली जो है उससे प्रोटेक्ट करना नहीं है। मकसद क्या है इसका? इज़ टू प्रोटेक्ट पीपल एट लार्ज। आपके जो सिटीजन्स हैं उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि जुडिशरी सही है और जुडिशरी पर हम यकीन कर सकते हैं। ठीक है, एंड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, और जो सारे डिसीजन दिए जाते हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब ये जो डिसीजन आया ये तो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपने अपने जज को तो बचा लिया इस, देखिए इस तरीके से, लेकिन आपने जो लोगों के माइंड है उनमें तो गलत एक मैसेज सेट कर दिया। ठीक है, कि आप रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो रूल ऑफ लॉ एज डिस्कस्ड इन द पॉपुलर माइंड्स डज इम्पेयर द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। तो कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल जो बना रहना चाहिए इन कोर्ट्स। ठीक है, सिंपल है, एज सच कॉन्फिडेंस इज़ ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस, जिसका कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ द पीपल। तो लोगों को तभी तो लगेगा कि हमारे राइट्स भी सेफ़ हैं, हमारी लिबर्टीज़ हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर कुछ होता है। अब इस तरह की हरकतें होंगी, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होगा, तो फिर लोगों के माइंड जो है वो इस तरीके से सोचेंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हमें विश्वास भी नहीं होगा। तो एक गलत मैसेज यहाँ पर सेट हुआ है। आगे देखते हैं, अब जो पैरा 48 था, जो जजमेंट आया था उस समय पर, वहाँ पर लिखा हुआ था, जो 3 जज बेंच थी यानी एक डिवीज़न बेंच थी, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि व्हेन कोर्ट एक्सरसाइज दिस पावर, जब कोर्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पावर को जो है एक्सरसाइज करेगा, इट डज़ नॉट डू सो टू विंडिकेटिव द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द इंडिविजुअल जज। तो वो उसका मकसद इंडिविजुअल जज को जो बचाना नहीं होगा, उसके ऑनर को, उसके डिग्निटी को बचाना या उखाड़ना फेंकना नहीं होगा। हु इज़ पर्सनली अटैक्ड और स्कैंडलाइज, जिस पर कि पर्सनली अटैक हुआ है, यानी कि अगर कोई जज है जिस पर अटैक हुआ है, जैसे इस केस में ऐसे बोबड़े जी थे, उन पर जो अटैक हुआ था, उन पर जो केस लगा था कि वो बाइक पर बैठे हुए थे और प्रकाश भूषण जी ने एलिगेशन लगाया था। तो कोर्ट का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि
किसी पर्सनल जज के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट टू अपहोल्ड द मैजेस्टी ऑफ द लॉ। बट लॉ को आपको बचा करके रखना है, लॉ की जो मैजेस्टी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जस्टिस होने चाहिए, नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखा जाना चाहिए, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और जस्टिस को जो पूरी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। द बेंच गोज ऑन से डेट द फाउंडेशन ऑफ द जुडिशरी इज़ द ट्रस्ट। ठीक है, अगर लोगों का ट्रस्ट होगा तो ही तो जुडिशरी बनी रहेगी, लोग केस लेकर जाएंगे क्यों अगर उन्हें ट्रस्ट नहीं होगा। और द कॉन्फिडेंस, सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, आगे देखिए पैरा 71 क्या कहता है, द बेंच हैज़ प्रोक्लेम्ड इट सेल्फ टू बी द सेंट्रल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जो बेंच थी वो जो जजमेंट था उसकी जो बेंच थी उसने कहा था कि इट सेल्फ द सेंट्रल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो जुडिशरी होती है, बट द राइटली सेड दैट द ट्रस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री इज़ जुडिशियल सिस्टम इज साइन क्यू एन नन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो लोगों का जो फिर से वही बात बार बार कही जा रही है कि फेथ और कॉन्फिडेंस जो सिटीजन्स का कंट्री के सिटीजन्स का है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के द्वारा ये सेटिस्फाई होता है। ठीक है, आगे देखिए दिस कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है उसको स्ट्रेथन करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, नोट बाय रिसोर्ट टू कंटेम्प्ट पावर्स बाय द कोर्ट्स ऑर्डर एंड जजमेंट। ठीक है, कंटेम्प्ट पावर को रिसोर्ट करके नहीं, कंटेम्प्ट पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके नहीं, बट जो कोर्ट अपने ऑर्डर्स देता है, जो जजमेंट्स देता है, जैसे सबरीमाला में, ट्रिपल तलाक में, लोगों के जो है अच्छे के लिए, जो भले के लिए जजमेंट दिए जाते हैं उनसे इसको स्ट्रेथन करें, और ना कि जो कंटेम्प्ट पावर है आप अपनी एकदम से दिखाएं और ये लो हो गया, उससे लोगों का माइंड जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता और जुडिशरी का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने ये एक बहुत अच्छी मैगज़ीन लिखी हुई है, यूज़ कर सकते हैं आप अपने पेपर में, रेस स्पा लोक्यूटर इज़ अ ओल्ड मैगज़ीन। इसका मतलब है कि थिंग्स स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, थिंग्स अपने आप ही बोलती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल हैव ऑब्जर्व्ड विद इन एन एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी अब लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ा, जैसे कैसे टूटता है, जैसे फ्रस्ट्रेशन उन लोगों में कैसे आई कि कोर्ट ने मना कर दिया हैबियस कॉर्पस की पिटीशंस को सुनने से। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया है। 370 पर काफ़ी सारी आर्टिकल 370 पर काफ़ी सारी पिटीशंस जो डली रिव्यू के लिए, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो जुडिशरी में बढ़े, बट ऑल्सो द कोर्ट्स इनिशियल ऑब्जर्वेशंस ऑन द plight ऑफ मिलियंस ऑफ पुअर माइग्रेंट वर्कर्स एंड स्टे ऑन द पेम। अब जो मिलियंस ऑफ पुअर्स अभी माइग्रेंट जो इधर से उधर गए थे कोविड-19 के दौरान, उनके जो पेमेंट ऑफ वेज था उस ऑर्डर पर भी स्टे लगा दिया कि क्या होना है, उनके वेजेस का दिए जाएंगे या नहीं। अब इससे तो एक आम आदमी भी संतुष्ट रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इन एन इलेक्शन ईयर, अब जो इलेक्शन ईयर है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो अर्जेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट काम बनता था वो बनता था कि वो कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल बॉन्ड की जो वैलिडिटी है उसको डिफाइन करे। ठीक है, अब इलेक्शन ईयर है, फंड्स का इधर उधर लेना देना होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था जो कि चुनावी जो पैसा है उसके लिए बनाए गए थे। बट इन द टाइम्स ओपन कोर्ट हियरिंग ए रिव्यू ऑफ सबरीमाला, तो पर उस समय पर सबरीमाला का जो इशू था उसको आपने उसमें लिया गया, आपने उसकी जो ओपन कोर्ट हियरिंग की, पहले जो काम इम्पोर्टेंट थे आपको उसको देखना चाहिए था। ठीक है, आगे देखते हैं द कोर्ट्स ओवर इन इग्नो इंडल्जेंस इन असम्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड देन नॉट सेइंग थिंग्स ऑन द कंप्लीट रेज मैनी एन आईब्रो। तो आपने जो असम का जो NRC और CA वाला इशू था उस पर भी कुछ स्टैंस नहीं लिया गया, तो वहाँ के लोगों की भी जो हालत जुडिशरी पर यकीन उस तरीके से कॉन्फिडेंस कम होता चला जा रहा है। आगे देखते हैं जनवरी 12 2018 हेल्ड एन अनप्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि 12 जनवरी 2018 को वो 4 से 5 जजेस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आए थे और एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द कोर्ट खतरे में है, और एक दूसरे पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे।
तो इस तरह की हरकतें जो है जुडिशरी की तरफ से देखने को भी मिली पिछले कई सालों में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का जो ओनली मेजर असर्शन है वो देखा जा सकता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में और द स्ट्रक डाउन ऑफ द NJAC एक्ट 2014। आपको पता है कि जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कोलेजियम सिस्टम से होता है, लेकिन 2015-14 में एक्ट आया NJAC एक्ट, और नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वो बनाया गया 2015 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारी ऑटोनॉमी के लिए खतरा है, हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो कोलेजियम सिस्टम ही करेगा, और इन्होंने कर दिया इसको ख़त्म कि कोई वैलिडिटी नहीं है NJAC एक्ट की या नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन की। तो इन्होंने लिखा है अगर जुडिशरी को अपनी इंडिपेंडेंस की इतनी ही फ़िक्र है तो उसे लोगों के इंडिपेंडेंस की भी तो उतनी ही फ़िक्र होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसको अपनी इंडिपेंडेंस की फ़िक्र है तो लोगों की इंडिपेंडेंस की भी तो फ़िक्र होनी चाहिए। अभी यहाँ जैसे देखिए, बट देन द फैक्ट रिमेन्स दैट द टॉप कोर्ट इन फैक्ट डिमोन्स इट्स रियल मेटल इन द बेसिकली असर्सिंग दिस कोलेजियम पावर ऑफ सेलेक्ट जज, वही कि कोलेजियम पावर ही हमारी जो सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, देन वाई हैज़ द कोर्ट नॉट शोन सिमिलर रिजोल्व इन अपहोल्डिंग पीपल्स लिबर्टीज़। तो जैसे इन्होंने अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पर इस तरह का किस्सा किया कि भाई हमारा अपॉइंटमेंट कोलेजियम ही करेगा, इससे हमारी सॉवरेनिटी को, इससे हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रभावित होंगी, तो इसी तरह का जो डिसीज़न है वो कोर्ट लोगों के जो लिबर्टीज़ हैं उनके ऊपर भी उसको लेना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बात की गई है, या ये देखिए यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, आप यूज़ कर सकते हैं। इंडियन जजेस मेक एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंटेम्प्ट पावर्स। तो एक रिपोर्ट आई, इंडियन जुडिशरी रिपोर्ट 2016-17, उसके हिसाब से 96,310 जो सिविल कंटेम्प्ट के केस हाई कोर्ट में जो है उसने दिया, यानी कि जो सिविल कंटेम्प्ट होता है उसका मतलब होता है डिसफुली ओवेड द कोर्ट्स जजमेंट। ठीक है, एज ऑन जून 30, 2017। ठीक है, तो सिविल कंटेम्प्ट भी कोई हल्के में नहीं है, इतने ज़्यादा केसेस लिए गए, इज़ फार मोर सीरियस कमिटेड बाय द गवर्नमेंट देन सो कॉल्ड स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट। तो सिविल जो कंटेम्प्ट है वो भी केस कुछ कम नहीं है, लगभग 1 लाख के करीब केसेस आपके 2017 में हुए। उसके अपोजिट जो ये होता है स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट का केस, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस, इसकी तुलना में ये भी कुछ कम नहीं है। और 586 केस आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो क्रिमिनल है उसके केसेस देखने को मिले। इन ए के गोपालन केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1950 में आया था। द मेजोरिटी टुक द पॉजिटिविस्टिक व्यू ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये जो केस था इसमें आर्टिकल 21 पर एक व्यू लिया गया और एक्सप्रेस किया गया कि प्रिवेंटिव जो डिटेंशन लॉ होते हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर में आते हैं वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से इन्होंने बताया, एंड एक्सप्रेस दियर हेल्पलेसनेस एज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट इन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो आर्टिकल 21 का जो रिव्यू हुआ तो इन्होंने देखा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से आर्टिकल 21 नहीं है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में एक जो साधारण आदमी है उसको हेल्पलेसनेस यानी कि उसकी कुछ हेल्प नहीं हो पाती है। इन ADM जबलपुर फिर केस आया 1976 का, प्रशांत भूषण केस की तरह एक बड़ा केस था वो भी, took the highly legalistic view and held that since Article 21 is under suspension। अब जो 1976 इमरजेंसी के बाद जो डिसीजन लिया गया उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21 भी आपका सस्पेंड होगा। ठीक है, और कहा गया कि हैबियस कॉर्पस भी आप जो है क्लेम नहीं कर सकते। हैबियस कॉर्पस होता है जैसे इमरजेंसी के दौरान आपको गिरफ्तार कर लिया गया, इमरजेंसी लिखा है कि अनलॉफुल डिटेंशन आपका हो गया। ठीक है, आपको बेवजह उठा लिया गया, कोई लॉ आप पर लागू नहीं हुआ, किसी भी लॉ के हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ आपको उठा करके अंदर कर लिया गया, तो उस केस में आप हैबियस कॉर्पस पिटीशन जो है वो रेट सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन जो दिया गया था वो यही था कि आर्टिकल 21 इमरजेंसी के टाइम पर जो लागू होगा और हैबियस कॉर्पस भी आप नहीं डाल सकते।
फिर ये दोनों जजमेंट चेंज कर दिए गए इन द मेनका गांधी केस एंड के.एस. पुट्टास्वामी केस। तो ये दोनों जजमेंट चेंज कर दिए गए और आपका जो आर्टिकल 21 है वो सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के दौरान। इस बात को थोड़ा पॉइंट याद कीजिएगा। आर्टिकल 20 और 21 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी के अंदर। आर्टिकल 3 जो आपका 59 है उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। इन ऑल कंटेम्प्ट जजमेंट द कोर्ट हैज़ बीन यूजिंग इट्स पावर इन द नेम ऑफ पीपल। तो जितने भी कंटेम्प्ट के जजमेंट्स आए हैं उनमें कोर्ट ने क्या किया है कि हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, जबकि वो बचा अपने जज की जो उसकी डिजेनिटी को रहे हैं, उसको जज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि हम लोगों के जो राइट्स हैं उनको बचा रहे हैं। एंड जस्टिस अरुण मिश्राज बेंच मेयरली रिलाइड ऑन दैम, ठीक है। इट साइटेड द ब्रह्मा प्रकाश शर्मा जजमेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है, बीच में आ गया है। वेयर इन द सुप्रीम कोर्ट हैड जस्टिफाइज contempt power by observing that is it intended to be protection of the public whose interest would be very much affected। तो जो कंटेम्प्ट पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की ये इसलिए हैं कि उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं। बाय द एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी द ऑटोनॉमी ऑफ द कोर्ट इज़ लोअर्ड, ठीक है। एंड द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विच पीपल हैव इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इट इज़ वीकन, ठीक है। तो कुल आर्टिकल में जो ये बताया गया इसमें पहरे में, इसमें यही बताया गया कि जो लोगों का कुछ कॉन्फिडेंस है पब्लिक के ऊपर, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वीक हो रहा है, कोर्ट की अथॉरिटी वीक हो रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तभी जा कर के आप इस तरह की चीज़ें लीजिए, इस तरह के क्रिमिनल कंटेम्प्ट के स्टेप्स लीजिए। इंडिविजुअल जज को बचाने के लिए आप इस तरह के स्टेप्स नहीं ले सकते, जैसा कि ऐसे बोबड़े जी के केस में यहाँ पर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये हीरा लाल दीक्षित का जो केस है इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। इन हीरा लाल दीक्षित 1955 द टॉप कोर्ट अगेन रिफर्ड टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन द इंटीग्रिटी ऑफ द जजेस, ठीक है। तो इंटीग्रिटी ऑफ द जजेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल आपका जो है कोर्ट में बना रहे। ये सब्सिक्वेंट जजेस में जो जजमेंट्स थे उनमें ये बातें बार बार रिपीट हुई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। या जस्टिस अरुण मिश्रा लेड बेंच itself admitted that critics are the instrument of reform। अब आप क्रिटिसिज्म करते हैं, जैसे अपने जजेस या कोर्ट का क्रिटिसिज्म किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस चीज़ में रिफॉर्म लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात खुद अरुण मिश्रा जी जस्टिस हैं उन्होंने एक्सेप्ट की। बट नॉट दोज एक्यूज्ड बाय मेलाइस, यानी कि जो माल प्रैक्टिस है या जानबूझ करके किए जा रहे हैं जो कोर्ट की डिजेनिटी को हार्म कर सकते हैं, वो वाले नहीं। इंस्टीड बाय दोज इंस्पायर्ड बाय पब्लिक विल। तो जो पब्लिक विल जो जो लोगों के लिए सही है उस उन केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ये बात खुद अरुण मिश्रा जी ने कही थी कि जो क्रिटिक्स हैं अगर वो मेलाइज प्रैक्टिस से हैं तभी उन पर एक केस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि मिस्टर भूषण ने क्या किया फिर ऐसा। तो मिस्टर भूषण हैज़ ए लॉन्ग करियर एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो वो तो उन्होंने अपने करियर में क्या किया है, PIL ही फाइल किए हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में PIL ही फाइल किए हैं। तो क्या जो वो नॉट टेस्टिमनी ऑफ पब्लिक वील, तो क्या उन्होंने पब्लिक वील के लिए कुछ नहीं किया? अरे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पब्लिक के लिए निकाली है। तो कहाँ से ये वर्ड यहाँ आपने ऐड कर दिया मेलाइज, ठीक है। गलत इंटेंशन नहीं थी, पूरी ज़िंदगी पब्लिक के लिए ही काम हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द सेडिशन इन केदारनाथ सिंह 1962 इम्पोर्टेंट केस, जैसा कि सेडिशन केस में बताया था कि ए मेयर स्क्रूलियस अटैक अगेंस्ट द कोर्ट और जजेस शुड नॉट बी पनिश, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, शुड नॉट बी पनिश नहीं होगा अगर सेडिशन का चार्ज लगा है, इफ़ इट डज नॉट लीड टू द एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर जुडिशियल प्रोसेस में इससे कोई अड़चन नहीं आती है। फिर आगे जो जजमेंट हुए उसमें क्या कहा गया, शिव शंकर जजमेंट 1988 और रचना पुडी सब्बो राव 2004, इनके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने
खुद कहा है कि क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट दैट डज नॉट इम्पेयर एंड हैम्पर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी पनिश। तो हर बार इन्होंने यही कहा कि कैन नॉट पनिश, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कुछ केस कर दिया। ठीक है, अब ये कंक्लूज़न के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, द बेंच शुड हैव गिवन लिटिल मोर वेटेज टू जस्टिस कृष्णा अय्यर्स ऑब्जर्वेशन दैट द कोर्ट इज़ विलिंग टू इग्नोर बाय द मैजेस्टिक लिबरलिज्म ट्रेफलिंग एंड वेनियल ऑफेंस। तो इन्होंने कहा था कि कोर्ट को इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, जैसे कि कहावत है, द डॉग में बार्क द कैरावन विल पास। ठीक है, तो हम लोगों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो। ठीक है, ओके। तो ये आर्टिकल यहाँ पर आपके जो बहुत ही काम का आर्टिकल था, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो दिस आर्टिकल है, ये फॉर्मलाइजेशन इन नॉन रियलिटी। अब ये यूएई इजराइल एग्रीमेंट और उसका क्या इम्पैक्ट सऊदी अरब पे होगा और इंडिया पे होगा, उसके बारे में बताया है। तो इसके रिगार्डिंग जो 2 वीडियोस पहले ही बन चुकी हैं। एक में जो ये आर्टिकल है, इसमें हिस्ट्री बताई गई है कि आखिर क्या हिस्ट्री थी इजराइल कन्फ्लिक्ट की, अरब इजराइल वॉर्स की और गोलन हाइट्स की। ठीक है, और जो दूसरा है उसमें बताया गया है कि इजराइल यूएई समझौते का विश्व पर क्या प्रभाव होगा। वीडियोस चैनल पर ही पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये फिर से सीएसआर फंड्स की बात हुई है कि सीएसआर फंड का भी यूज़ यहाँ पर हुआ। पीएम केयर्स जो फंड था, उसके अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो सीएसआर 2% अलाउ होता है वो आपका इसके अंदर काउंट होगा। अगर आप फंड पीएम केयर्स में देते हैं तो आपका 2% में से ही वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कुछ और नहीं है, बाकी पॉलिटिकल एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक्स जज कुरियन कॉल्स फॉर इंट्रा कोर्ट अपील। तो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज Justice Kurian Joseph said the court should decide whether a person convicted in a suo motu contempt case should be granted an intra-court appeal as a safeguard to avoid even the remotest possibility of the miscarriage of justice। तो इन्होंने कहा है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस अभी अभी लगा है, उसके रिगार्डिंग जो है आपको कुछ सेफगार्ड अपील के देने चाहिए जो भी पिटिशनर था उसके लिए। इन्होंने लिखा है कि जस्टिस कुरियन सेड persons convicted in ordinary criminal matters got a second chance in the form of an appeal। तो जो साधारण जो लोग होते हैं जो क्रिमिनल मैटर्स में कन्विक्टेड होते हैं, उनको भी एक सेकंड चांस मिलता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीजर का केस था, इसमें क्यों एक चांस आप नहीं दे देते, सेकंड अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं, वाई एन वे ऑफ अपील क्यों नहीं दे देते। यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 19 of the Contempt of Court Act 1971 an intra-court appeal is provided where the order is passed by a single judge of the High Court। ठीक है, एक हाई कोर्ट के सिंगल जज के द्वारा जो ऑर्डर पास होते हैं, एंड इन केस इट इज़ बाय द डिवीज़न केस, और डिवीज़न केस होना चाहिए, यानी कि या 3 जजेस उसमें हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए ये नहीं है। अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, अपील सुप्रीम कोर्ट में लागू हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। ही सेड सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स विच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ। क्वेश्चन तो उठे हैं, रोज़ आपका कोई ना कोई पिटीशन, रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है अब। ठीक है, शुड बी हियर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो अब इतना बड़ा मैटर था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जो आपका सुना जाना चाहिए था, जो कि 3 जजेज की डिवीज़न बेंच ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस का जजमेंट है वो दिया। ठीक है, आर्टिकल 143 सब क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट देयर शुड बी ए कोरम ऑफ मिनिमम 5 जजेस फॉर डिसाइडेड एनी केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। कितना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, प्री में इसका एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब जहाँ पर लॉ की वैधता की जो है बात आ गई है, वहाँ पर जो डिसाइड होगा मिनिमम 5 जजेस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वहाँ इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस था, यहाँ पर 3 जजेस की डिवीज़न बेंच ने डिसीज़न लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पर होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें आर्टिकल में कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं।
एक निगाह यहाँ पर भी मान लीजिएगा। मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट टू प्रोटेक्ट मैरीटाइम इंटरेस्ट बाय द डिप्लॉइंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एट मेजर एंड सेंसिटिव लोकेशंस। तो मिशन बेस्ड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो ऑल अराउंड द कोस्ट आपका सेट हो चुका है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये अनाउंसमेंट कि इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये माली के जो प्रेसिडेंट है, माली एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जैसे ये अफ्रीका है तो माली यहाँ पर है, और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी लोकेशंस देख लेंगे, शायद अभी होगा मेरे पास पोस्टर इसका, ठीक है। तो इन्होंने जो है यहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया है अपना, तो ये हमारे लिए लोकेशन इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये और देख लीजिए, यूएई कनेक्ट्स फर्स्ट अरब न्यूक्लियर प्लांट टू पावर ग्रिड। तो ये जो इलाका है बराक, शायद ये बराक आप इसको पढ़ेंगे, बराक जो इलाका है वो यूएई में है। इस तरीके से मैच जो फॉलोइंग आ जाते हैं कि बराक यूएई है ना, तो आपसे पूछेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही जानना है, इसमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बिजली पैदा होती है, कौन सा जनरेशन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। यूएई में आपका ये बराक जो इलाका है वो है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है आज का द हिंदू एनालिसिस। होप यू गाइज लाइक इट, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बस चलते हैं फिर, ठीक है। या एक आप ये माली की जो वो है लोकेशन, उसको भी हाथों हाथ ही देख लीजिए। ये है माली, ठीक है। ये इसके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी अभी रेजिग्नेशन दे दिया, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री आपको दिख रहा होगा, कोई वाटर बॉडी यहाँ से टच नहीं है, ठीक है। अल्जीरिया से इसकी बाउंड्री टच होती है, मॉरिटियाना से इसकी बाउंड्री टच होती है, फिर इधर सेनेगल से इसकी बाउंड्री टच होती है, ये गुयाना है, ये कोस्ट डी आइवरी है, बुर्किना फासो है, और ये वाला जो कंट्री है ये है आपका नाइजर, NIGER, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में।